अगले पेज पे बोनस शेयर्स। कंपनी के 1000 शेयर थे, कंपनी ने 1/5 200 शेयर बोनस में फ्री दे। तो मैंने कहा सर 1000 शेयर जब खरीदे थे वो तो मेरे को पता है, ये 200 शेयर का पोहा कब से शुरू होगा? कहता है डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन अलॉट, सेम राइट शेयर्स की तरह। सिंपल सिंपल। 10 साल पहले मैंने कंपनी के 1000 शेयर खरीदे थे, कंपनी ने आज उस पर 200 शेयर बोनस दे दी। ये 200 शेयर्स का पूछा जा रहा है पोहा कब से शुरू होगा? तो हमने कहा सर डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब ये अलॉट 10 साल पहले से नहीं शुरू होगा, आज मिले हैं ये। तो क्लियर, सिंपल है। कैन आई प्रोसीड? डीमर्जर का केस करते हैं जी। मेरे पास शेयर था ए लिमिटेड का, पता लगा ए लिमिटेड का डीमर्जर हो गया। ए लिमिटेड भी है और बी लिमिटेड भी है, दो कंपनीज के टुकड़े हो गए। क्लियर, मर्जर का उल्टा डीमर्जर। तो मेरे पास एक शेयर थे, अब मेरे डीमैट में 2 शेयर हैं। ए लिमिटेड के भी 1000 शेयर हैं, बी लिमिटेड के भी 1000 शेयर हैं। ये बात समझ में है? ए लिमिटेड के शेयर मैंने 5 साल पहले खरीदे थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट माना जाएगा, बी लिमिटेड के शेयर भी 5 साल पहले ही खरीदे थे। मिले कब? आज। बी लिमिटेड की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेक करो आज की, कितनी पुरानी है? वो कहता है 1 मंथ, लेकिन माना जाएगा कि इसके शेयर आपके पास 5 साल से। हमने कहा सर कंपनी की लाइफ ही 1 महीना है, 5 साल पहले कैसे? बट इनकम टैक्स कहता है कि जी हम तो इसे 5 साल पहले ही मानेंगे। बी लिमिटेड का जो बिजनेस था वो आज से पहले ए लिमिटेड में ही तो हो रहा था, कोई नया बिजनेस थोड़ी ना। इट इज अ स्प्लिटिंग अप, आपने स्प्लिट कर दिया जी बिजनेस को, 2 नाम से अब आप कर रहे हैं। पहले सारा बिजनेस ए लिमिटेड के नाम से होता था, आज आपने स्प्लिट कर दिया और आधा बिजनेस बी लिमिटेड को दे दिया और कहा कि जी अब ये बी लिमिटेड चलाएगी। तो लेकिन मेरे तो पैसे उस कंपनी में, उसके एसेट्स में 5 साल से लगे हुए हैं, तो बी लिमिटेड में भी मेरा पैसा 5 साल से माना जाएगा। मतलब जितनी देर से मैंने डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्ड करके रखे थे, उतनी देर से मेरा पोहा ऐड कर दिया जाएगा इन द रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स में भी, बशर्ते यहां पे रिसीविंग कंपनी कौन सी है? डिमर्ज्ड के रिजल्टिंग। ए लिमिटेड रिसीविंग है कि बी लिमिटेड रिसीविंग है? एसेट्स किसको मिल रहे हैं? कौन सी कंपनी एसेट दे रही है? ए लिमिटेड दे रही है और बी लिमिटेड को एसेट्स मिल रहे हैं। बी लिमिटेड शुड बी एन इंडियन कंपनी, बस इतना सी शर्त है और फिर हम आपका पोहा बढ़ा देंगे। रीड करते हैं, कहते हैं वेयर द शेयर्स आर हेल्ड इन एन इंडियन कंपनी बीइंग द रिजल्टिंग कंपनी। बी लिमिटेड की बात कर रहा है, कहता है कि बी लिमिटेड के शेयर, मैं कहा कैसे मिल गए आपको? कहता है कि सर डी मर्जर हुआ, मैं तो कभी खरीदे नहीं, मेरे को अपने आप ही मिल गए डी मर्जर की वजह से। मेरे पास ए लिमिटेड के शेयर थे, ए लिमिटेड के अभी भी हैं, बट उसकी जगह उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बी लिमिटेड के शेयर भी मिल गए। आर वी गुड? तो वो कहता है कि इसमें जितनी देर तक आपके पास डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर थे, वो पोहा भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। शर्त क्या है? रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी, डिमर्ज्ड कंपनी चाहे फॉरेन कंपनी भी, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? पक्का क्लियर है? पॉइंट नंबर 9 और 10, ये जुड़वा भाई बहन है। सुन लीजिए, अमालगमेशन याद है आपको? 2 या 2 से ज्यादा कंपनी को मर्ज करके हमने एक वो कर दिया, ठीक है? ऐसी हमारे ना म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग स्कीम्स थी, ठीक है? कोई इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम थी, लेटर से 90-10, एक इक्विटी ओरिएंटेड थी 80-20, एक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम थी 70-30, ठीक है? मैंने कहा यार इतनी स्कीम हम कर रहे हैं, कंपनी हमारी लॉसेस में चल रही है, अलग अलग फंड मैनेजर्स बना रखे हैं, अलग अलग सैलरीज देनी पड़ती हैं। हमने कहा तीनों को मर्ज कर दो, 2 फंड मैनेजर को निकाल दो, जो सबसे एफिशिएंट रिजल्ट निकाल रहा है उसको रख लो, ठीक है? मैंने 3 स्कीमें मर्ज कर दी और एक स्कीम बना दी। अब क्या हुआ, मेरे पास यूनिट थे लेटर से स्कीम नंबर 1 के, वो यूनिट्स तो आपने ले लिया और मेरे को नई स्कीम के यूनिट्स दे दिए। आपके पास से स्कीम नंबर 2 के यूनिट्स आपके भी ले लिए, आपको नई स्कीम के दे दिए। ये बात समझ में आई आपको? अब मैं नई स्कीम के यूनिट्स बेच रहा हूं, तो पुरानी स्कीम का पोहा नई स्कीम के अंदर ऐड किया जाएगा, क्योंकि इट इज नथिंग एल्स बट द अमालगमेशन ऑफ 2 or more स्कीम्स। आर वी गेटिंग इट और नॉट?
ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत बारी हम स्कीम्स को कंसोलिडेट कर देते हैं, मर्जर कर देते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं और एक स्कीम बना देते हैं 2 या 4 स्कीम्स को मिलाकर, ठीक है। तो जितनी देर के लिए आप कंसोलिडेटिंग स्कीम के अंदर पोहा था और कंसोलिडेटेड स्कीम में जितना पोहा था उन दोनों को ऐड कर दिया होना भी चाहिए। पहले तो आप ये बताइए आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है। म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स, एक ही म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एक ही स्कीम थी रिलायंस म्यूचुअल फंड। रिलायंस म्यूचुअल फंड की ही 3 स्कीम्स चल रही थी। उन्होंने उन तीनों स्कीम को मर्ज करके एक मेगा स्कीम निकाल दी। तो पुरानी स्कीम के अंदर आपने मेरे यूनिट ले लिए और मेरे को नई स्कीम के यूनिट दे दिए। तो जितनी देर मैंने पुरानी स्कीम के यूनिट होल्ड करके रखे थे वो काउंट होगा कि नहीं होगा? तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं जरूर होगा। तो वो कहते हैं कि जी मेरे को ना आज कंसोलिडेटेड स्कीम के यूनिट दे दिए गए हैं। क्यों? कहता है क्योंकि इनकी कंसोलिडेशन हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है जितनी देर तक आपके पास कंसोलिडेटिंग स्कीम के फंड थे वो इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये बात क्लियर है? पॉइंट नंबर 11 पढ़ लें पहले, ठीक है। कहता है कि जी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आए हैं कंसोलिडेटिंग प्लान ऑफ द स्कीम। यहां पर बस स्कीम की जगह उन्होंने वर्ड कर दिया प्लान, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। सुन लीजिए, एक हिरार्की बना के दिखाता हूं जी आपको। एक होता है जी म्यूचुअल फंड, लेट अस से रिलायंस म्यूचुअल फंड्स। रिलायंस म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग स्कीम्स हैं, ठीक है। एक बैलेंस्ड है, एक डेट है और 3 इक्विटी वाली थी, इक्विटी 1, इक्विटी 2, इक्विटी 3, ठीक है। जिसमें एक में रेशियो थी 90-10, एक में थी 80-20 और एक में थी 70-30। बट ये चीज ध्यान में रहे, इक्विटी का मर्जर इक्विटी के साथ ही हो, ठीक है, तभी हम आपको ये बेनिफिट देंगे। अगर आपने इक्विटी को डेट के साथ कर दिया फिर ये फंड मैनेज, ये पॉइंट नहीं लगेगा और इसको आगे जाके अभी मैं कवर अप करवाऊंगा। ये बात क्लियर है? अब स्कीम्स में फर्दर होते हैं जी प्लान्स। सबसे पहले मैंने ये डिसाइड करना है म्यूचुअल फंड में जाकर कि सर मैं इस स्कीम में पैसा लगाना चाहता हूं, मेरे को ये स्कीम अच्छी लगती है, लेट अस से 90-10। फिर कहते हैं सर इसमें अलग अलग प्लान्स हैं। मैंने कहा जैसे कि कहते हैं सर डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान, डिविडेंड ग्रोथ प्लान, इस तरह से। डिविडेंड प्लान वो होता है जिसके अंदर जितना भी पैसा हम कमाएंगे आपको सारा का सारा डिविडेंड घर पे भेज देंगे। एक मैंने कहा कि नहीं सर मैं तो अच्छा कमाता हूं, मेरे को आपके पैसों की जरूरत नहीं। फिर वो कहता है आप ग्रोथ प्लान में लगाओ, जिसमें जितना भी पैसा हम आपके लिए कमाएंगे वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब आप 2 साल, 10 साल, 20 साल के बाद आओगे फिर आपको इकट्ठे लमसम हम 2-4 करोड़ रुपया इकट्ठे दे देंगे। ये बात समझ में? सो अलग अलग प्लान्स होते हैं। अब हमने क्या किया, 2 या 3 प्लान्स को मर्ज कर दिया और नए प्लान के यूनिट दे दिए गए। तो जितनी देर के लिए मैं कंसोलिडेटिंग प्लान के फंड यूनिट लेकर बैठा था और अब जितना कंसोलिडेटेड प्लान के अंदर है उन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाएगा। पहले क्या था, स्कीम्स का मर्जर हो रहा था, अब एक ही स्कीम के अंदर अलग अलग प्लान्स को अगर मर्ज अप किया जा रहा है तो फाइन। पढ़ देता हूं नीचे, where the unit or units becomes the property of the assessee। क्यों उसको मिली? क्या था, consideration of the transfer of units in the consolidated plan। ठीक है जी, मेरे को कंसोलिडेटेड प्लान के यूनिट्स मिले, तो जितनी देर के लिए आपके पास कंसोलिडेटिंग प्लान के यूनिट्स थे वो पोहा में एड अप कर दिए जाएंगे। तो अगर 6 साल से मेरे पास पुराना प्लान था और 2 साल से अब नया प्लान है तो टोटल पोहा मेरा 8 साल का माना जाएगा। ऊपर वर्ड स्कीम था और नीचे प्लान है जी। स्कीम बड़ी होती है, प्लान छोटे होते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 10 इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मेरे पास प्रेफरेंस शेयर से जी कंपनी के 10 साल के बाद कंपनी ने कहा इक्विटी में कन्वर्ट करवा। 10 साल के बाद कंपनी कहती है प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करवा लो। वो कन्वर्टेबल थे, मैं कहा कन्वर्ट करवा लेते हैं। इक्विटी शेयर बेच दिए 2 साल के बाद। मैं कहा सर 10 साल जो प्रेफरेंस रखे थे वो ऐड होंगे कि नहीं? कहते कि जी वो भी हो जाएंगे, ठीक है। सो प्रेफरेंस होल्ड करके रखे 10 साल के बाद प्रेफरेंस मेरे कन्वर्ट हो गई इक्विटी में और इक्विटी होल्ड करके रखा 2 साल। तो मैं कहा सर आज जो इक्विटी शेयर बेच रहा हूं इसका पोहा कितनी देर का माना जाएगा? कहते 12 साल का।
प्रेफरेंस शेयर्स को भी जब आपने होल्ड करके रखा वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, क्योंकि 10 मैंने पैसे कब दिए थे 12 साल पहले और आज मेरे को पैसे कब मिल रहे हैं 12 साल के बाद। द पीरियड फॉर विच द प्रेफरेंस शेयर्स वर हेल्ड उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा इक्विटी के अंदर। Where the equity shares, read कर रहा हूं आपके लिए, equity shares in the company becomes the property of the SEC by way of conversion of the preference shares into the equity. Clear? हमने कहा सर हमें सॉप्स मिले हैं या स्वेट इक्विटी शेयर्स मिले हैं, याद है दोनों? ठीक है जी। ये सॉप्स रिटेंशन के लिए होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स नो हाउ वैल्यू एडिशन या गुडविल ऑफ द कंपनी को अगर आप एनहांस करते हैं उसके लिए आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। फाइन, वी आर डन विद इट। सुन लीजिए, मैंने कहा सर इनका पोहा कब से शुरू होगा, एक वर्ड, डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्योंकि सॉप्स में मैंने कहा सर मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था, तब मेरे में ऑप्शन ग्रांट हुई, 3 साल पूरे होने पे ऑप्शन वेस्ट हुई, फिर मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज की, फिर मेरे को जाके शेयर अलॉट हुए। ठीक है, तो पोहा कब से शुरू होगा? उन्होंने कहा वी कीप इट सिंपल, जिस दिन शेयर अलॉट हुए वहां से आपका पोहा शुरू होगा। जब बेचोगे देख लेना 12 महीने से ज्यादा है, 24 महीने से ज्यादा है कि नहीं। स्वेट हो या सॉप्स हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। थिंग्स आर वेरी सिंपल। बोनस शेयर्स में भी यही आया था, राइट शेयर्स में भी यही आया था कि जिस दिन अलॉट होंगे वहां से आपका टिकटॉक शुरू होगा। कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 13 इज पेंडिंग, अमेंडमेंट है जी। पहले 49(2)AG में आपको बताऊंगा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, उसके बाद ही ये कवर अप करें। तो 2 पॉइंट्स हमारे पेंडिंग हो गए, एक 49(1) और एक 2AG। क्लियर? उसके बाद वो कहता है पोहा जब आपका आ गया और वो अगर एग्जैक्ट 36, 12 या 24 है तो इसे शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो मैं बहुत बार बोल चुका, मोर देन होगा तभी लॉन्ग टर्म होगा, नहीं तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। इक्वल टू और लेस देन विल बी कवर्ड इन द शॉर्ट टर्म। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 बहुत अच्छा है जी नोट्स का। कहते हैं सर लैंड खरीदी थी 10 साल पहले, बिल्डिंग बनाई थी 1 साल पहले, दोनों इकट्ठे बेच दी। अब शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, हमने कहा बिल्डिंग के ऊपर शॉर्ट टर्म, लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म। जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की। इन केस द लैंड इज हेल्ड बाय द सेसी फॉर मोर देन 24 मंथ्स बट द बिल्डिंग जो उस पर कंस्ट्रक्ट हुई है उसे अभी 24 महीने नहीं हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन द लैंड विल बी द लॉन्ग टर्म और बिल्डिंग के ऊपर इट विल बी द शॉर्ट टर्म। करनी पड़ेगी सर। अगर वो बिल्डिंग जैसे लैंड इंक्लूसिव अगर वो सेल हो रही है तो फिर उसके कैसे वैल्यू कैसे पता लगेगी? कोआ में करेंगे जी, अभी हम पोहा में हैं। ठीक है, अब सिर्फ पीरियड की बात करेंगे। मैं अभी कोई भी उसको नहीं टच कर रहा हूँ, बट हो जाएगी बहुत ही इजीली। पॉइंट विल बी कवर्ड। नोटिफिकेशन है जी, सुन लीजिए मेरे से, उसके बाद आपको आसान लगेगी। कहता है कि सर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स थे, ऊपर आपने बोला ना कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो उसमें आपने प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी 10 साल ऐड कर दिए। कहता है सर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स थे 10 साल, 10 साल के बाद हमने इक्विटी में कन्वर्ट करवा लिए और इक्विटी शेयर 2 साल के बाद बेच दिए। अब डिबेंचर्स के 10 साल ऐड होंगे कि नहीं होंगे? तो नोटिफिकेशन में क्लैरिफिकेशन आई है कि इंक्लूड होंगे। ठीक है, विच इज इजी फॉर अस। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस में हम यही पढ़कर आ रहे थे तो इजी है। अगर ये बोल देते नहीं होंगे तो फिर थोड़ा सा मेमोरी ज्यादा यूज होनी थी। इन केस द कैपिटल एसेट बीइंग द शेयर और द डिबेंचर ऑफ द कंपनी विच बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी इन द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड इन द 47(10). अभी हम पढ़ेंगे जी अगले पेज पे, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। पॉइंट नंबर पेज नंबर 6 के ऊपर ये है जी पॉइंट नंबर 10, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है, इनटू शेयर्स, और डिबेंचर्स के बदले दूसरे डिबेंचर्स मिल गए या डिबेंचर्स के बदले शेयर्स मिल गए, डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए बस। तो इन दैट केस कहता है जो पुराने डिबेंचर है वो इंक्लूड करें कि ना करें? शैल बी इंक्लूडेड, शैल बी इंक्लूडेड, एक वर्ड। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में पुराने डिबेंचर्स का होल्डिंग पीरियड इंक्लूड कर लिया जाएगा, चाहे वो डिबेंचर्स दूसरे डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो गए या डिबेंचर्स आपके शेयर्स में कन्वर्ट हो गए।